ये जो क्लास है, यह क्लास भारतीय इतिहास से संबंधित है। इतिहास से इन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते गए हैं, जैसे क्या है कि बाल विवाह तथा सती प्रथा, और एक हम लोग लिखे हैं कि क्या विधवा पुनर्विवाह, जैसे इन पे बहुत क्वेश्चन पूछते गए हैं। और लगभग हम लोग इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते गए एग्जाम में, लेकिन इसको पूरी तरह से मैं एक दो बार देख चुका कि पूरी तरह से कायदे से जो जानकारियां वो नहीं है। कि इसमें दिक्कत क्या है कि हमको लगता है कि सिर्फ ये एक मुद्दा था, यह एक मुद्दा था, यह एक मुद्दा था, तो भाई ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे थे। इसलिए आज इस टॉपिक को चालू करते हैं। आप पूरे वीडियो तक लास्ट तक रह जाइए तो समझ जाएंगे हम लोग अपने यहाँ से एक सामाजिक कुरीति के बारे में भी, और जिनका एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसके बारे में तो कंप्लीट करते करते हम लोग जान जाएंगे। और आप इस लेवल का जान जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा हाँ हमने इसके बारे में एक बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक समझ को पा लिया। तो वीडियो में अगर पूरा आप रहते हैं तो आपको बहुत बढ़िया समझ होंगे। तो पहला मुद्दा देखते हैं कि क्या है कि बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह, इन तीनों पे। तो पहला जो है यहाँ से क्या लिखा गया कि बाल विवाह। तो बाल विवाह क्या था? अभी तक लगभग हमारे मन में चलता रहता है क्या है कि बचपन में पकड़ के दो लोगों का विवाह कर डाले, वही क्या है, बाल विवाह। लेकिन यह जो बाल विवाह था, ये बाल विवाह वैसा वाला बाल विवाह नहीं था कि सिर्फ बचपन में ही शादी कर दी गई दोनों लोगों की, तो बाल विवाह नहीं। इसमें मुख्य मुद्दा यह था कि एक आप समझ लीजिए कि होता क्या था कि कोई भी इसमें जो लड़का होता था, अब नहीं लड़का तो कहना उचित नहीं लग रहा है मुझे, कहा समझ लीजिए कि कोई 40 साल, 45 साल, ऐसे ऐसे बुढ़ऊ 35 साल, 30 साल, ऐसे लोगों की शादी लगभग कर देते थे। 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, ऐसे ऐसे लड़कियों से शादी कर देते थे। तो यहाँ ये जो कुरीति के रूप में था, तो दिक्कत ऐसा होता था कि 40 साल के बूढ़े के साथ, अब 40 साल के हैं, किसी 15 साल की लड़की का शादी कर दिए। अब ऐसे हाल में समझ लीजिए कि उनका इंश्योरेंस क्या है, वो तो समाप्त है। अब वो कहीं भी यमराज उनको पकड़े, भैंसे लपेट के लेकर निकल गए। अब इस हाल में समझिए वो बच्ची जो है उसका जीवन कितना बचा हुआ है, उसका तो पूरा जीवन बचा हुआ है। तो 12 साल, 15 साल, 18 साल, ऐसे समय में क्या हो गया? अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि पूरा उसका उम्र समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे हाल में भी आप सोचिए कि वो आदमी जिसका हुआ अगर टोटल अपने आप से ही निपट जाता है, तब भी आप सोचिए कि कितना उम्र बचा। इधर ये 18 बहुत ज्यादा, 12 साल, 13 साल की, 40 साल वाले की शादी, 30 35 और जाते जाते वो तो निपट गए। फिर इसका प्रॉपर एक उम्र हुआ जिसका सामान्य उम्र में जिसमें लोग जीते हैं, तो ऐसे समय में समाप्त हो चुके हो। अब समझिए कि जब वो आदमी समाप्त हो जाता था, समाज में क्या प्रथा आ गई? कुप्रथा के रूप में सती प्रथा, कि अब ऐसी औरतों को क्या कर दिया जाता है, सती। अब कोई भी ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से आग में जलना चाहेगा। तो समाज में पूरी तरह से माहौल क्रिएट कर दिया जाता था कि गांव में उस लड़की को, या जो विधवा हो जाती थी, उसको पूरे गांव में टहलाया जाता था सती माता के रूप में। लोग दर्शन करते थे, बाद में उसको ले जाते थे, एक जगह शमशान लगाते थे, उसके बाद क्या करते थे, चीता पर। और जो आज तो उस समय उसको बोलते थे, जैसे आज हम लोग बोलते हैं बाउंसर, तो उस समय ऐसे सामाजिक टाइप के जो ऊपर लेवल के सामाजिक लोग होते हैं, इससे लोग पहुंच जाते थे लाठी उठी लेकर। अब उसको चिता पे बैठा के जला दिया जाता था। अगर मान लीजिए भागने का भी प्रयास करती थी, तो ऐसे लोग उसको लाठी से पीट कर या बांस से दबाकर उसी में जला देते थे। और साथ साथ ये जो सती माता वाला माहौल क्रिएट कर देते थे, इसके लिए लोग क्या करते थे कि वहां ढोल नगाड़े बजवाते थे, एक उसकी आवाज, चीख भी आदमियों तक न पहुंच सके, और उसको सती माता बना के एक सामाजिक सिस्टम को क्रिएट कर देना कि आगे से कोई इसका विरोध न कर पाए। आगे से कोई औरतें अगर ऐसा हो तो वो जरूर उसके साथ जलने के लिए चली जाएं। तो एक ऐसा सिस्टम भी क्रिएट कर देते थे लोग। तो इसके कारण क्या आया, सती प्रथा आया। कि देखिए अब ऐसे हाल में आपको पता चल गया, वो पहले निपट गए, वो बची रहेगी, ऐसे हाल में वो सती हो जाती थी। अब सती वाले हाल में आप समझ सकते हैं कि सती प्रथा वाला, अब समझते हैं कि इस पे आगे राजा राम मोहन राय 1800, आपको पता है कि 29 से इसको समाप्त कर दिया। अब जब सोचिए कि हालत क्या है कि ऐसे हाल में, इसलिए मैं एक डेटा भी लाया हूं, पहले इस डेटा को पढ़ लीजिए फिर आपको समझ में आएगा डेटा मैं क्या बता रहा हूं। उस समय लगभग एक कब का है, 1881 का। उस समय आपको बताऊं मैं रेशियो विधवाओं का, तो आप समझ लीजिए जो 14 से कम के एज वाले थे उनका कितना था, 50,000। आगे देख लेते हैं 15 से 19 हजार, 15 से 19 वर्ष की जो विधवाएं थी उनका कितना था, ऐसी संख्या 93,000 थी। और 20 से 29 वर्ष की जो थी उनका कितना था कि 3,76,000। अब समझिए समाज में इतने लोग जला दिए गए होते अगर ये नहीं हुआ होता, सती प्रथा का अंत नहीं हुआ तो इसको समझिए अब जलाए नहीं गए थे, किस रूप में बच गए,
विधवा के रूप में। अब जो ये बचे हैं इनका सोचिए कि विधवा से भी नरक जीवन क्या है। आप समझिए ऐसा नरक जीवन है कि अगर वो विधवा बन के रह गई, समाज में उसको क्या कर दिया था, बाहर कर दिया जाए, जगह रख दिया जाता था, घर और देके बर्तन वर्तन अलग करके ऐसे लोग छोड़ देते। अब सोचिए ऐसे हाल, उसको जीवन से नरक समझ लीजिए, जिंदा रहने से नरक, जिंदा जिंदा उसको जीवन अपने दिख जाता। अब ऐसे हाल में समझिए ऐसे लोग करते क्या। तो इसके लिए जो प्रेरित हुए कौन, ईश्वरचंद विद्यासागर हम लोग जानते हैं। ठीक, अच्छा उससे पहले एक समय आ जाता है तो बहुत लोगों को एक डाउट रहता है कि ये आरंभ कब हुआ। कुछ लोगों का अपने यहाँ क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरा माहौल क्रिएट करके रख दिया है कि क्या मुगल आए तो चालू किया। तो भाई मुगल वालों के समय से जौहर प्रथा चालू हुआ था, सती नहीं। तो कुछ एकदम नासमझ जो इतिहास का पन्ना पलटे नहीं, सिर्फ कहीं से सुन लेते हैं व्हाट्सएप वाले, तो उन लोग के लिए ऐसा लगे। तो इसका प्राचीनतम जो अभी तक कुछ बुक है उनके डेटा के हिसाब से मतलब, तो एरड़ अभिलेख से मिला है जो गुप्त काल का समय है। तो एरड़ अभिलेख में मिला है गुप्त काल से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला, जो ऐसा उसमें लिखा था कि भानुगुप्त के सेनापति की पत्नी जो थी वो पहली सती थी। तो यहाँ से ये शुरू का, और समाप्त कब हुआ तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक जानते गए, उस समय पद पे क्या था, गवर्नर जनरल के। उसके बाद टाइमिंग क्या था, 4 दिसंबर 1829 को समाप्त हुआ था। यह पहले जो लागू हुआ था सती प्रथा खत्म, बाद आते हैं 1830 में तो बंबई और मद्रास में 1 वर्ष बाद लागू हुआ था। ये इसका डेटा चीजें, राजा राम मोहन राय के जीवन से जितनी घटनाएं हैं लगभग सबको पता है। हम एक और क्या है कि धार्मिक सुधार आंदोलन पे काम करने वाले के ऊपर फोकस करते हैं, जो है क्या, ईश्वरचंद विद्यासागर। अब देख लीजिए इसमें जो था कि विधवा, आपको अभी तक हम लोग ऐसे, तो समझ लीजिए अगर मान लीजिए समाज में कोई ऐसे विधवा बचे हैं। अब इंसान है, इंसानों में ऐसा होगा कि किसी का अगर किसी के साथ प्रेम संबंध हो गया, लगा होगा, ऐसे हाल में आपको बताएं कि क्या होती थी। अब ये मान लीजिए किसी भी हाल में गर्भवती हो जाए, पति है नहीं, तो इंडिया में समाज का माहौल क्या था आप समझ सकते हैं। तो सोचिए ऐसे हाल में, और उसके पहले एक विवाद था क्या, हम लोग देख लेते हैं जो इसमें कारण है। तो विधि आयोग, आईपीसी तो आई नहीं थी, लेकिन क्या है कि विधि आयोग ने भारत में गर्भपात को गैर कानूनी कर दिया था। अब इसके पूछे पूछे उनको क्या ऐसा दिक्कत आ गया थी कि उनको गर्भपात पे कानून बना। तो भाई भारत में उस समय पुत्र की चाय इस लेवल पे थी, अगर उनको पता चल गया कि पुत्र नहीं है तो किसी कारण से उसको क्या करते थे, गर्भ को समाप्त करवा देते थे। इस कारण अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने कर दिया कि भारत में गर्भपात का पे जो कानून होगा, गर्भपात नहीं हो सकता। अब सोचिए कोई विधवा अवस्था में है और वो भारतीय कल्चर ये समय, उस समय अगर विधवा अवस्था में और प्रेग्नेंट हो जाए, फिर सोचिए क्या माहौल होता उसका। अब ऐसे हाल में उनको समझ में आया किसको, ईश्वरचंद विद्यासागर को, इनको भी बचा के रखा जाए तो क्या किया जाए। तो इन्होंने कोशिश क्या किया कि ईश्वरचंद विद्यासागर, तो इनका पहला कारण था जो इनके मन में आया, तो इनके गुरु थे शंभुचंद वाचस्पति। तो भाई इन्होंने क्या किया था कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी क्या हो गई, इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा शादी करते तो बहुत अल्पवर्षी लड़की करते तो जिसका एज कम था, तो उस ऐसे बच्चे से शादी कर लेते हैं जिसकी एज बहुत कम थी। तो फिर क्या हो जाता है, इनके गुरु का ही निधन हो जाता है। पहले इनकी पत्नी मरती है, फिर दूसरा विवाह करते हैं जो बहुत कम समय की थी, उसके बाद क्या हो जाता है, इनके गुरु का ही निधन हो जाता है। अब गुरु तो चले गए, इनको समझ में आया गुरु जो इसका जीवन बिगाड़ गए हो क्या। तो फिर इस समझ में आया, तो इसके बाद इन्होंने इस पे काम करना चालू किया। तो ये जब पूछता है कि ये भाई एक कानून जो आरंभ हुआ एक, अब तो विधवा पुनर्विवाह जो है 19 जुलाई 1956 को यह एक्ट पारित हुआ। एक कैनिंग के समय में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि पहला ये जो इस कानून के पास होने के बाद जो पहला विवाह था वो विवाह कब हुआ था, तो विवाह 7 दिसंबर 1856 को हुआ था। और ये जो इधर हम लोग देख रहे हैं लड़का, और ठीक, तो ये जो पहला लड़का था ये श्रीचंद विद्या रत्ना नाम था इनका। ये जो थे ईश्वरचंद विद्यासागर के मित्र के पुत्र थे, ईश्वरचंद विद्यासागर के मित्र के पुत्र थे श्रीचंद्र विद्या रत्ना। और ये जो लड़की थी उनका नाम था कालीमती। तो ये पहला विवाह जो इस समय पर हुआ था। यहाँ आगे हम लोग इसके बारे में और समझ लेते हैं। कुछ आपको बता दें कि इस डेटा में जब 1881 वाला था, तो आपको बता दें कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने जीवन में 20 साल में, जब कानून पारित हो गया उससे 20 साल में सिर्फ 80 विवाह हुए थे। और जिनमें से 60 का क्रेडिट किस पे था, ईश्वरचंद विद्यासागर पे। समाज में इससे ज्यादा नहीं हो पाए। तो समाज में इसको इतना ज्यादा विरोध इसका होता था तत्काल समय में कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ देखने को। तो ये हाल था
कि यहाँ पर तो और देख लेते हैं इसमें कानून, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं इसमें बाल विवाह पे कि बाल विवाह प्रतिषेध में कैसे, एक आदमी का नाम सुने, केशव चंद्र सेन। भाई ब्रह्म विवाह नाम से शुरुआत करते हैं, लेकिन इनका हालत जानते हैं कि आगे चल के क्या हुआ था। अपनी ही बेटी का शादी कर देते हैं। कूच बिहार में, कूच बिहार के राजा थे, वो भी बहुत ज्यादा एज के थे, 13 वर्ष की अपनी बेटी की शादी कर दी। इनको तो ब्रह्म समाज से भी आदि, पहले तो ब्रह्म समाज से निकाले गए थे, आदि ब्रह्म समाज से निकाले गए थे, भारतीय ब्रह्म समाज बनाए थे, भारतीय ब्रह्म समाज से फिर निकाले गए, तो फिर क्या करते हैं, साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं और बाद में सेवा समाप्त हो जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है। तो बाद में आते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो ये 1860 में ये इन्हीं के प्रयास से हुआ था, ईश्वरचंद विद्यासागर से। तो एक आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसमें आता है जिसको बोलते हैं सम्मति की आयु। तो इसमें क्या था, 10 वर्ष, 10 वर्ष से किसी भी हालत में पत्नी का उम्र कम नहीं होना चाहिए और न उसके साथ कोई संबंध बना सकता है। अगला मुद्दा आता है कि 1891 में इस संशोधन किया गया, और यहाँ संशोधन के पीछे भी आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगा कि यहाँ से भारत से पत्र लिख के भेजा गया था रानी के पास। ठीक, तो रानी के पास पत्र लिखा गया था, कहां से, महाराष्ट्र से। और वो भी कारण क्या था कि एक 35 साल के आदमी के साथ 11 साल के लड़की की शादी कर दी जाए। अब जब उस लड़की की शादी होती है, फिजिकल रिलेशन के कारण उसका मृत्यु हो जाता है, तो यहां से भेजा जाता है वहां की, इनका क्या कर दिया जाए, भाई ऐसे मामले पे कानून बनना चाहिए। तो फिर बना कि 12 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला जो बनता है ये शारदा, तो शारदा एक्ट के नाम से बनता है। ये क्या थे, हरविलास राव शारदा करके इनका नाम था। तो ये कहाँ से थे, राजस्थान से थे, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य थे, मतलब आज के हिसाब से सांसद का समझ लीजिए। तो इनके प्रयास से जो हुआ था वो क्या हुआ था, 14 वर्ष, और लड़कियों का 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये देखिए दो मैटर मिलता है, एक तो लागू जो हुआ है 1 अप्रैल 1930 को इरविन के समय में, और ये जो अधिनियम बना था केंद्रीय विधान सभा से उस समय, तो आप जान सकते हैं कि किसमें 1829 में ये बन चुका था। तो आगे आ जाते हैं कि ये लागू यहाँ पे हुआ था, बाद में भी इसमें संशोधन होता है मोरारजी देसाई के समय में। तो ये 2 अक्टूबर 1978 को संशोधन करते हैं। ये समय देख लीजिए कि लड़कियों का 18 वर्ष कर देते हैं और लड़कों का एज 21 वर्ष कर देते हैं। इस पे और सुधार होता है तो 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये अधिनियम हालांकि शारदा में ही धीरे धीरे संशोधन करके किए जाते हैं ये 6 में। और इस बार हम लोग समझ, निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट भाषण में क्या बोला गया कि लड़कियों की आयु कितना कर देना चाहिए, कि लड़कियों की आयु कर देनी चाहिए अब 21 वर्ष। तो ठीक, यहाँ तक आपको अगर समझ में आता है तो क्या समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर करें और लोगों को भी ऐसे जुड़ी हुई ऐतिहासिक जानकारियों से परिचित कराएं। धन्यवाद।